देखिए, आप तो जानते ही हैं कि अब कोई भी एग्जाम आपको देना होता है कॉम्पिटिटिव, चाहे वो यूपीएससी की बात करें, चाहे वो पीसीएस की बात करें, चाहे वो आरओ की बात करें, या पुलिस की बात करें, या एसएससी जीडी की बात करें, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। तो उसमें यदि आप देखें कि जीके जीएस पूछा जाता है, तो जीके जीएस में पॉलिटी जैसे विषय को रखा गया है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भारत के संविधान के पार्ट को रखा गया है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। चाहे वो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस के एग्जाम को आप देखें, जिन लोगों ने दिया हुआ है वे लोग देख सकते हैं और वे जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही साथ यदि आप देखें तो अब जो आरओ का एग्जाम होने वाला है, या एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है, या जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहेगा। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। देखिए, आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, और जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हर एक क्लास को आप देखा करें, एक भी क्लास को मिस ना किया करें। और साथ ही साथ अगर हो सके तो नोट्स जरूर बनाया करें, जो कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। एक बार आप हमारे साथ पूरे विषय की तैयारी कर लीजिए, फिर आप एग्जाम देने जाइए। मैं गारंटी रहता हूं कि आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके एग्जाम में। चलिए, आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। वैसे तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, याद हो जाए। जैसे हमने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, हमने आपको बताया सबसे पहले कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर अगर आप देखें तो 1857 तक की बातें हमने आपको बताया था, जब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में था। और 1858 में क्या होता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि 1857 से लेकर भारत की आजादी तक की कहानी हमने आपको बता दिया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब सीधे ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के हाथ में भारत का शासन चला जाता है 1858 में, तो वहां से लेकर जब भारत देश आजाद हो जाता है 1947 तक, यहां तक की कहानी हमने आपको बता दिया है पिछली वाली क्लास में। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। फिर हमने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, सॉरी, हमने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि इस समय क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे क्या कर दिया जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है दोस्तों, वो वारेन हेस्टिंग बनता है। कौन बनता है, तो वारेन हेस्टिंग बनता है। ये भी हमने आपको बता दिया है। दूसरी बात करते हैं, अगर आप देखें तो आगे चलकर क्या किया जाता है इसमें, आगे चलकर इसमें क्या किया जाता है, एक और बड़ा बदलाव किया जाता है। और वो बड़ा बदलाव होता है कि बंबई और मद्रास के जो गवर्नर होते हैं, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं, उन्हें बंगाल के राज्यपाल के अधीन कर दिया जाता है, यानी कि बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया जाता है। और इसी एक्ट के तहत क्या किया जाता है, 1774 में क्या किया जाता है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है, या की जाती है। दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखिएगा, जो कि हमने आपको बताया था। चलिए, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया था, जहां यहां पर मैं ज्यादा चर्चाएं नहीं करूंगा, बस केवल और केवल मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, ताकि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है, और एक तरह से आप विषय से जुड़ सके। फिर अगर देखा जाए तो 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें क्या किया गया था कि भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और केवल चाय के व्यापार को छोड़कर, और भारत के साथ जितने भी ब्रिटिश व्यापारी होते हैं उनको एक तरह से अवसर दिया जाता है कि भारत के अब जो अदर ब्रिटिश व्यापारी हैं, यानी ट्रेडर्स जो हैं या बिजनेसमैन जो हैं, वे क्या कर सकते हैं कि भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कब किया जाता है दोस्तों, तो ये बातें ध्यान रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट में। बस इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें आप याद रखें या ना रखें, लेकिन इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है भारत में व्यापार पर, ठीक है। कब किया जाता है, 1813 के चार्टर एक्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर हमने आपको बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में बताया था। इस समय क्या किया जाता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। जो केवल और केवल बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब क्या कर दिया जाता है, संपूर्ण भारत का, जैसे कि आज का राष्ट्रपति अगर आप देखें तो उस समय का गवर्नर जनरल बात कर सकते हैं। उस समय
क्या किया जाता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया जाता है कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और जिसमें यदि आप देखें तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है। तो कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बनता है। दोस्तों ये बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी बात करते हैं, हमने आपको ये भी बताया था कि 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में बताया था। हमने आपको 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सिविल सेवा परीक्षाओं में, सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन शुरू कर दिया जाता है इसी समय। कब किया जाता है? 1853 के चार्टर एक्ट में किया जाता है। और गवर्नर जनरल के कार्यों और विधायी कार्यों को भी अलग कर दिया जाता है, जो कि एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। और केंद्रीय विधान परिषद जो होती है वो एक छोटी संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है, जो कि हमने आपको पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया है। आगे चलकर क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो जाता है 1858 में। और फिर क्या होता है? सीधे अगर आप देखें तो ब्रिटेन का शासन भारत पर हो जाता है। और इसी समय क्या किया जाता है कि भारत में एक सचिव का पद सृजित किया जाता है, यानी कि एक सेक्रेटरी का पद सृजित किया जाता है। और जिसका काम क्या होगा कि वो एक तरह से अगर आप देखें तो वो क्या करेगा? भारत के प्रशासनिक कार्यों को देखेगा। इसी समय यदि आप देखें तो भारत के गवर्नर जनरल को मतलब उसकी उपाधि को बदलकर क्या कर दिया जाता है? भारत का वायसराय कर दिया जाता है। कुल मिलाकर जैसे आज का राष्ट्रपति उस समय का गवर्नर जनरल या एक तरह से वायसराय कह सकते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? तो भारत का पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग बनता है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग बनता है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आप बता दीजिए, तो आप बताइएगा लॉर्ड कैनिंग को ही। अगर आपसे पूछा जाता है कि महोदय आप हमें ये बता दीजिए कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तब भी आप क्या बताएंगे? लॉर्ड कैनिंग को ही बताएंगे, इससे आगे आप नहीं बताएंगे। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर 1861 के परिषद अधिनियम के बारे में हमने आपको बताया था। इस समय क्या होता है कि वायसराय की विधान परिषद में क्या किया जाता है? पहली बार भारतीयों को भी एक तरह से कह सकते हैं शामिल कर लिया जाता है कि अब अगर कोई भी कानून बनेगा तो कहीं ना कहीं भारतीय लोग भी रहेंगे, लेकिन उन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। और इतना ही नहीं, प्रांतों और केंद्रों में भी विधान परिषद की स्थापना कर दी जाती है। दोस्तों ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे चलकर क्या होता है कि 1892 का चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि इसको आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि रिवीजन करवाने में। चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का पार्लियामेंट सुधार आता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है पिछली वाली क्लास में। फिर आगे चलकर क्या होता है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। और इस समय क्या किया जाता है? पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी जाती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का कह सकते हैं गठन कर दिया जाता है। और प्रांतों में विधानसभा कह सकते हैं या विधान परिषद की बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे चलकर हमने आपको ये भी बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में हमने आपको बताया था। और इस समय क्या किया जाता है? आरबीआई की स्थापना किया जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। दोस्तों ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? क्रिप्स मिशन 1942 की बात करते हैं। तो क्रिप्स मिशन 1942 आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, हमने आपको बताया था कैबिनेट मिशन के बारे में बताया था 1946 के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि अब एक तरह से संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? तो 389 सदस्य होंगे। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर आगे चलकर क्या कहा जाता है कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार क्या किया जाएगा? भारत में शासन किया जाएगा। मतलब जब तक कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो जाता है तब तक क्या किया जाएगा? सॉरी,
तब तक भारत में कैसे शासन किया जाएगा या कौन सा आधार होगा शासन करने का, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार होगा, या इसी के तहत क्या किया जाएगा, भारत में शासन किया जाएगा जब तक कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो जाता या लागू नहीं हो जाता। ठीक है, ये बातें भी की जाती हैं। आगे चलकर क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947। हमने आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, और फिर आगे चलकर आइए अब समझते हैं हम आगे चलकर क्या होता है, संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है दोस्तों। जुलाई 1946 में क्या होता है, संविधान सभा का गठन हो जाता है। अब आगे चलकर क्या होता है, जब संविधान सभा का गठन होता है तो उसके बाद दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब ध्यान रखिएगा, यहां से ये शुरू हो रही है क्लास। पिछले वाले जो मैंने अभी बताया था वो सारी चीजें रिवीजन वाली थी, जो कि मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया है। ठीक है, अब हर क्लास में मैं रिवीजन इतना ज्यादा नहीं करवाऊंगा, नहीं तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीजें मैं आपको रिवीजन, जो मेन चीजें होंगी उसको जरूर करवा दूंगा। मतलब हर क्लास को शुरू करने से पहले पिछली वाली क्लास में मैंने जो पढ़ाया हुआ है उसको मैं जरूर एक तरह से रिवीजन करवाकर आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और उसी समय क्या किया जाता है कि हमें एक अध्यक्ष की जरूरत होती है दोस्तों। तो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर क्या किया जाता है कि सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो उसी समय क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। दोस्तों ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि संविधान हमें बनाना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो हमें अस्थायी अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, बल्कि स्थायी अध्यक्ष की जरूरत है। तो आगे चलकर क्या होता है, फिर अगली मीटिंग होती है 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। आगे चलकर क्या होता है कि 2 दिन बाद क्या होता है दोस्तों, दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो इस समय निर्णय ये लिया जाता है कि अब हमें स्थायी अध्यक्ष को चुनना चाहिए। अब इस समय हमें क्या करना चाहिए, स्थायी अध्यक्ष को चुनना चाहिए। तो स्थायी अध्यक्ष के तौर पर यदि आप देखिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुन लिया जाता है। दोस्तों ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 की होती है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि दूसरी मीटिंग होती है। तो दूसरी मीटिंग में क्या होता है, संविधान सभा के लिए एक स्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है। देखिए, ये जो अध्यक्ष होगा ना, ये संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष होगा। जैसे आप सोचिए एक बार, एक पूरी क्लास भरी है और उस पूरी क्लास में एक टीचर होना जरूरी है ना पढ़ाने के लिए। उसी तरह से संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में लगभग 389 सदस्य होंगे। अब उनमें से एक मुख्य व्यक्ति तो भी होना चाहिए जो सारी बातों को सुने, समझे और उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। जैसे कि अभी लोकसभा में आप देखते हैं ना, संसद में आप देखते हैं ना लोकसभा को, जहां पर ओम बिरला साहब बैठे रहते हैं। तो उसी तरह से यदि आप देखें तो एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है, वो होती है अस्थायी अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। तो 11 दिसंबर 1946 को क्या किया जाता है, स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है दोस्तों, तो इसी के साथ क्या किया जाता है, 2 उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है। कितने उपाध्यक्ष को चुना जाता है, तो 2 उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है। और वे 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से होते हैं, एक तो पहली बात करते हैं डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं टी.टी. कृष्णाचारी। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, 2 उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब स्थायी अध्यक्ष को चुना गया था तो उस समय 2 उपाध्यक्ष कौन थे, उनके नेम आप बता दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आरओ के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, आरओ के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। और एसएससी जीडी और पुलिस में यदि आप देखें तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्थायी अध्यक्ष को कब चुना गया था,
ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष को कब चुना गया था, तो इस तरह के प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। और आरओ में थोड़ा सा डीप पूछा जाता है, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी की बात करते हैं, टी.टी. कृष्णाचारी की बात करते हैं, तो एक कौन बनते हैं, 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। आगे चलकर एक और काम कर लिया जाता है संविधान सभा में। संविधान सभा में एक और काम कर लिया जाता है और कहा जाता है कि देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास एक संवैधानिक सलाहकार भी होना चाहिए कि संविधान सही बन रहा है या नहीं, या संविधान में कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों के लिए ध्यान रखने के लिए क्या किया गया, संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना जाता है, बी.एन. राव को चुना जाता है। किसे चुना जाता है, बी.एन. राव को चुना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमेशा बनता रहता है कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो बी.एन. राव साहब के नाम आप बता दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी कहा गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे चलकर क्या होता है, 9 दिसंबर आता है, 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर आता है और 13 दिसंबर फिर आता है, यानी कि फिर से 2 दिन बाद एक नया बदलाव किया जाता है। और इस बार क्या होता है कि कुछ धमाकेदार चीजें आती हैं। और इस बार जो बैठक होती है कब होती है, 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों कब बैठक होती है, तो 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। और इस समय नेहरू जी के द्वारा क्या किया जाता है, एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है, रिजोल्यूशन कहा जाता है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र नहीं जानते हैं। अब इसकी कहानी को समझिएगा थोड़ा से। देखिए 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की जब नेक्स्ट मीटिंग होती है, यानी तीसरी मीटिंग होती है, तो नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। नेहरू जी कहते हैं कि अब हम संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बनेगी, संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल बनेगी दोस्तों। और यही फिर आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनती भी है, जिसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष उसके समस्त नागरिकों को बनाने के लिए, ऐसे पूरी बातें लिखी गई हैं। ठीक है, नहीं तो फिर अगर मैं यही बोलता रहूंगा तो ये पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। आगे चलकर क्या किया जाता है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में इसे अपना लिया जाता है, यानी कि पारित कर दिया जाता है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया जाता है, संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाता है दोस्तों, स्वीकार कर लिया जाता है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर बनाई गई जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो प्रस्तावना लिखी गई है दोस्तों, जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव से ही संबंधित है। ये बातें ध्यान रखिएगा, या इसी के आधार पर या इसी के उद्देश्यों के आधार पर लिखा गया है या लिखी गई है बातें। चलिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया 9 दिसंबर की कहानी, फिर 11 दिसंबर की कहानी, फिर हमने आपको 13 दिसंबर की कहानी बताया, फिर उसके बाद 22 जनवरी 1947 तक की कहानी हमने आपको बता दिया। 22 जनवरी 1947 को क्या किया जाता है, संविधान सभा में उद्देशिका को क्या किया जाता है, एक तरह से पारित कर दिया जाता है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। आगे चलकर हमें इस बात की भी जरूरत पड़ती है कि भाई हमारे पास देखिए संविधान को बनाने के लिए, प्रारूप तैयार करने के लिए भी कोई ना कोई तो होना जरूरी है। तो फिर क्या किया जाता है, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहा जाता है कि महोदय आप क्या करिए, प्रारूप समिति का गठन कीजिए। यानी कि उन्हें क्या बनाया जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और उसी समय क्या किया जाता है कि 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति या प्रारूप समिति की बात करते हैं, तो इसका गठन किया जाता है। देखिए अगर हम देखें, अगर हम देखें एक तरह से, देखिए फिर से थोड़ा से टॉपिक वही है, फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं। दरअसल क्या होता है कि अगर आप देखें तो कोई भी घर बनाने के लिए, ये बात तो आप जानते ही हैं,
कोई घर बनाने के जिस तरह से कोई घर बनाने के लिए उस घर का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से पूरे संविधान को बनाने के लिए प्रारूप तैयार करने की बात की जाती है, यानी कि एक इंजीनियर कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या किया जाता है, एक तरह से प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का एक तरह से अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आपके एग्जाम में यहां से एक प्रश्न बन जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, या मसौदा समिति का गठन कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त 1947 को क्या किया जाता है, प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। और प्रारूप समिति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल मिलाकर कितने सदस्य होते हैं, कई बार तो हमारे एग्जाम में यहाँ प्रश्न बन जाता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि प्रारूप समिति में कुल कितने अध्यक्ष थे, सॉरी कुल कितने सदस्य थे। तो ध्यान रखिएगा टोटल मिलाकर 7 सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा एक कौन थे, तो एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और 6 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं जो उनकी सहायता और सलाह के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। आगे चलकर क्या किया जाता है, प्रारूप समिति का जब गठन कर दिया जाता है तो अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना जाता है, तो चुना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना जाता है और उनके साथ 6 अन्य सदस्यों को भी चुना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि 6 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं। लेकिन ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं 6 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं, जैसा कि बात करते हैं एक तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर की बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की बात करते हैं, चौथी बात करते हैं दोस्तों, चौथी बात करते हैं तो एन माधवराव की बात करते हैं। और इन्होंने अगर देखा जाए तो बीएल मित्तल के जगह लिया था, इन्होंने क्या किया, बीएल मित्तल की जगह लिया था। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। तो एन माधवराज नहीं माधवराव की बात करते हैं, माधवराव। ठीक है, इनका नेम है माधवराव। तो ध्यान रखिएगा एन माधवराव जो थे इन्होंने क्या किया था, बीएन मित्तल की जगह लिया हुआ था, क्योंकि बीएन मित्तल की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इसके वजह से इनके जगह पर दूसरा कोई आता है। फिर एक तरह से टीटी कृष्णाचारी की बात करते हैं, तो ये भी प्रारूप समिति के सदस्य होते हैं। इन्होंने क्या किया था, डीपी खेतान की जगह लिया था, क्योंकि डीपी खेतान ने स्वास्थ्य इनका बिगड़ गया था और जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, अपना त्याग पत्र दे दिया था बीच में। तो फिर एक नए सदस्य को चुनना जरूरी था। तो वे नए सदस्य कौन आए थे, टीटी कृष्णाचारी। और फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, छठे की बात कर लेते हैं तो मोहम्मद सादुल्ला। तो छठे की बात कर लेते हैं, मोहम्मद सादुल्ला की बात करते हैं। तो एक 6 अन्य सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, या एक तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 6 अन्य सदस्यों के नेम पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा। अगर टोटल पूछा जाता है तो आप कितना बताएंगे, 7 बताएंगे कि प्रारूप समिति में टोटल मिलाकर कितने सदस्य थे। ध्यान रखिएगा 7 थे। ये आप देख सकते हैं चित्र ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने संविधान का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया है कि देखो कोई भी घर तैयार होता है तो उस घर को जो इंजीनियर बनाता है उसका नाम होता है, उसका मुख्य काम होता है। ये मत सोचिए कि एक तरह से जो मिस्त्री एक तरह से जोड़ता है ईंटों को उसका मुख्य नाम होता है, नहीं, हमेशा लीडर का नेम होता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर आप देखें तो एक लीडर के रूप में इन्होंने काम किया था, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि संविधान का पिता इन्हें कहा गया है। आइए अब बात कर लेते हैं आगे की कहानी को। आगे चलकर क्या किया जाता है, 22 जुलाई 1947 आता है दोस्तों, 22 जुलाई 1947 आता है। इस समय एक बड़ा निर्णय लिया जाता है और इस समय बड़ा निर्णय क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है, यानी कि नेशनल फ्लैग को अपनाया जाता है। उस समय अगर देखा जाए तो गांधी जी का जो चरखे वाला नेशनल फ्लैग था कहीं ना कहीं उसको अपनाया गया था, बाद में ये वाला जो आज है वर्तमान का ए है।
तो 22 जुलाई 1947 की बात करते हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। तो ए वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया आप हमें ये बता दीजिए कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो आगे चलकर क्या किया जाता है, मई 1949 में एक और निर्णय लिया जाता है कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर लिया जाता है। तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में क्या किया जाता है, भारत की सदस्यता को स्वीकार कर लिया जाता है। और कब ऐसा किया जाता है, मई 1949 में किया जाता है। कब ऐसा किया जाता है, मई 1949 में किया जाता है। ये वाला भी पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे ही पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या ऐसे ही पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए और लाइक वगैरह करते चलिए, ताकि आपको मैं सारी चीजें, ताकि मुझे ये मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आगे चलकर क्या होता है, 26 नवंबर 1949 को एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाता है, यानी कि इस समय क्या होता है, पूरा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इस समय क्या होता है कि पूरा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया जाता है, एक तरह से संविधान सभा में संविधान को क्या कर लिया जाता है, अंगीकृत या आत्मर्पित कह सकते हैं या अपना लेते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया जाता है, संविधान सभा में संविधान को अपना लिया जाता है, क्योंकि संविधान बनकर इस दिन पूरी तरीके से तैयार हो जाता है दोस्तों। और इसीलिए 26 नवंबर को ही क्या किया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, कुछ लोग सोचते हैं कि 26 जनवरी को यार संविधान दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी को क्या होता है, संविधान लागू होता है। नहीं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, हमारे देश का जो संविधान था वो बनकर तैयार हो चुका था और संविधान सभा में इसे स्वीकार कर लिया गया था। और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी कि उसी दिन से क्या हो जाता है कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन जाता है, यानी कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा अब चुनकर आएगा, ना कि उसका पद वंशानुगत होगा। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को अपना लिया जाता है, तो उस समय अगर आप देखें तो संविधान में टोटल मिलाकर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और आगे चलकर क्या हो जाता है कि 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को अपनाया जाता है, तब क्या होता है, एक तरह से संविधान में कुल कितने भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद होते हैं, 8 अनुसूचियां होती हैं। दोस्तों, ये बातें भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आगे चलकर क्या होता है, एक डेट आती है जो कि बहुत ही बड़ी डेट। इस समय 4 बड़े काम किए जाते हैं। इस समय 4 बड़े काम किए जाते हैं, ये मान के चलिए, वो है 24 जनवरी 1950। ये 24 जनवरी 1950 को आप मत भूलिएगा, क्योंकि इस दिन 4 बड़े काम किए जाते हैं। कितने बड़े काम किए जाते हैं, 4 बड़े काम किए जाते हैं। जैसा कि बात करते हैं, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया जाता है, भारत का पहला राष्ट्रपति बना दिया जाता है। कई बार आपके